नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे। उनके कमेंट्स, उनकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को ऐसी फटकार लगाई है जो एक ऐतिहासिक कह सकते हैं कि फैसला नहीं है, फैसले से पहले ही एक फरमान की तरह से आदेश दिया है। न्यायपालिका को बदनाम इस धरती पर नहीं करने दिया जाएगा। संपूर्ण न्याय व्यवस्था पर इस तरह की शिक्षा देने का जो प्रयास हुआ है, ये एक निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का तो यह भी मानना है कि यह कोई षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकता है। मेरी याददाश्त के हिसाब से इस तरह से कभी सुप्रीम कोर्ट इतना अधिक गुस्सा नहीं हुआ और इसलिए इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शिक्षा के पाठ्यक्रम तय करती है और 8th क्लास की सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस की माने सिलेबस की किताब में जुडिशरी, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, पूरा अध्याय लिख दिया गया। चैप्टर जुडिशरी के करप्शन को लेकर के ही पूरा चैप्टर मुद्दा हो सकता है। न्यायपालिका के भ्रष्टाचार, कहीं ऐसी शिकायतें आई हैं, ऐसे मामले आए हैं, ऐसे आरोप लगे हैं, उसका जिक्र तो आप ही बताइए, पाठ्य पुस्तक पे बच्चे को 8th क्लास के बच्चे कितनी उम्र होगी? 14 साल से अधिक नहीं होगी अभी, यदि जिस तरह से पढ़ाई का सिस्टम है 14-15 साल से अधिक तो नहीं होती है। 13 से 15 के बीच कई जगह जल्दी बच्चे पढ़ने लगते हैं। उन बच्चों को आप ही बता रहे कि भारत की न्याय व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, भ्रष्ट है, बिल्कुल गड़बड़ है। ये पूरा, उसके लिए पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय लिख दिया गया और वो छप गया, किताबें बांट दी गई, चली गई स्कूलों में पढ़ाने के लिए। एनसीईआरटी की अनिवार्य है, जहां भी इस तरह के स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल्स हो सकता है जो इसके तहत नहीं आते हैं, अन्यथा अपनी परीक्षाएं देने के लिए जिसको मान्यता प्राप्त स्कूल्स कहे जाएंगे, उनमें एनसीईआरटी की जो ही पुस्तकें पढ़ाई जाती है। लाखों में छपता है, करोड़ों का खर्च होता है, जनता पैसा देती है, कहीं सरकार जो मुफ्त पुस्तकें देती है 8वीं तक, उनकी जो किताबें हैं वो दी जाती है। उसमें महान एनसीईआरटी विद्वान डायरेक्टर साहब, उन्होंने किसी ने क्या बिल्कुल आंख मूंद करके, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक चैप्टर आंख मूंद कर 2 पंक्तियां, मैं अखबार 50 साल से इस काम करता हूं, अखबार में अशुद्धियां हो सकती है, कुछ कहीं एक पैराग्राफ में कोई गलती हो सकती है, असावधानी हो सकती है, हो सकता है पूरा बल। यदि मान लीजिए कोई बहुत ही अपमानजनक या ऐसी कोई खबर छपे, तब तो जिम्मेदार संपादक जिम्मेदार होता ही है, उसको भी सोचना होता है कि ठीक है, अदालत मुझे सजा दे सकती है। लेकिन यहां तो न्यायपालिका पर वैसे भी आप उनके फैसले पर, जैसा मैंने कहा एक पत्रकार के नाते, भारतीय संविधान, भारतीय न्याय संहिता, भारत के कानून के तहत आप किसी भी अदालत के फैसले पर उसकी समीक्षा के दौरान उसकी आलोचना कर सकते हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इंक्लूडिंग मार्कंडेय काटजू, सबसे ज्यादा, और भी न्यायाधीशों ने कहा, मैं सबके नाम इस समय नहीं लेना चाहता, लेकिन जो सबसे अधिक विवादास्पद जिसको कहते बयान हुए थे, उन्होंने भी न्यायपालिका पर हमला किया। ये ठीक है कि वो खुद मुख्य न्यायाधीश रहे थे, इसलिए उस मामले को बहुत अधिक तूल देकर के कोई सजा उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने भी चिंता व्यक्त की भ्रष्टाचार को लेकर के की थी, मैं मान सकता हूं। कुछ और जजेस भी ये मानते हैं कि निचले स्तर पर जो कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार है, तो उसकी समीक्षा होती है और कई ऐसे प्रकरण आने पर सजा होती है। अभी आप जानते ही हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय वर्मा, उनको लेकर के कितना विवाद चला है, वो चल रही है, जांच चल रही है, कभी हटाया गया है, स्थानांतर किया गया है। आज उस चर्चा का विषय नहीं है। मामले आए हैं, बोले वो भी एक अपवाद था कि जिनके घर लाखों रुपया पाया गया,
वो जांच चल रही है, इसलिए मैं अभी उस पर नहीं जाता। एक मामला होने से सारा ही गंदा नहीं होता है। एक मछली यदि गंदी है सारे तालाब को गंदा करती कहा जाता है। लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था पर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये समय के साथ बदलता है। एक जज गड़बड़ हो सकता है या एक मतलब उस पर आरोप आ सकते हैं कोई संस्था में, कोई संस्था का शिक्षा का, कोई मंत्री का। लेकिन आप जैसे ये तो गैर जिम्मेदाराना बात है। जैसे राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र खत्म, इलेक्शन फ्रॉड, ये जो सब बातें हैं वो तो एक राजनीतिक नारेबाजी या मूर्खतापूर्ण या जिसको कहे कि भारत को बदनाम करने की बातें कही जाती है। वो विरोधी पक्ष के नेता कुछ कह दे, कोई यूनियन का नेता कह दे, कुछ समझ में आता है। कोई वकील अपनी बात कोई कहने के लिए कुछ आरोप लगा दे, समझ में आता है। लेकिन भारत में बच्चों को शिक्षा देने के लिए 8th क्लास, देखिए हायर क्लासेस में आपने कहा हो तो कहेगा भाई चलिए वो अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करेगा। यहां तो उसकी नींव बन रही है। जहां बच्चों की, छात्रों की नींव बनती है माध्यमिक बने मिडिल स्कूल तक, 8th क्लास तो वही है ना। उसकी किताब में उसके एक बाकायदा एक उसमें एक चैप्टर देकर के यदि कहा जाए कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी ने और उनके साथ जो पीठ पे न्यायाधीश हैं उन्होंने भी गंभीर आपत्ति व्यक्त की। सुओ मोटो, जैसे कहते हैं स्वयं ही इस मामले को अखबार में रिपोर्ट छपी। ये अच्छी बात है। एक बड़े अंग्रेजी के अखबार ने इसको खबर बनाया, उसके बाद सबको बहुत बड़ी खबर बन गई। हमारे पत्रकारिता में जब ये कहा जाता है ना तो देखिए ऐसा नहीं छप सकता। ऐसा नहीं कि सरकार के किसी काम की कोई कमियां हो। यहां ये भी सवाल है। देखिए ये कहने को कि सब स्वायत्त संस्थाएं हैं, सब अपना काम करती हैं, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है शिक्षा में, अनुसंधान में। नियुक्ति किसकी होती है? भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय एनसीईआरटी को पैसा देता है कि नहीं देता है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, अच्छा अनुसंधान, ये न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, ये अनुसंधान है। आप वो एक लेखनुमा न्यायपालिका की व्यवस्था को लेकर हम भी बहुत लिखते रहे। जजेस की कमी है, न्यायपालिका में निचली अदालत में गड़बड़ होता है, वहां पर सुनवाई में है, तारीख पर तारीख लगती है। फिल्में बनी है, एक काल्पनिक चित्र में फिल्में बनी है गड़बड़ को लेकर के, वकीलों को लेकर के, जजेस पर भी कई बार हास्यव्यंग जैसे उनको बना दिया जाता है। लेकिन संपूर्ण न्याय व्यवस्था ही भ्रष्ट है। ये बच्चों के मन में जहर घोलने के लिए पढ़ाया गया, पढ़ाने का प्रावधान किया गया। अब एनसीईआरटी ने कह दिया है कि हमने इसको विड्रॉ कर लिया, किताबें वापस ली जा रही है। देखिए ये बंदूक जैसे चल जाता है तो वो वापस नहीं आती है। पुस्तक आ गई लेकिन आपने एक चीज किसी खड़ी कर दी और कहने को लोगों को चर्चा का विषय तो बना ही दिया। इस विवाद ने भी तो बना ही दिया कि हाँ न्यायपालिका में लोग वैसे भी परेशान रहते हैं, तारीख पर तारीख लगती है, धक्के खाते हैं। एक दिन में हमने पहले ही अपने कार्यक्रम में पिछले महीने में मैंने किया होगा, जिसमें कहा कि भाई एक ही दिन में यदि जज को 20-200 प्रकरण यदि निपटाने हैं तो कैसे मतलब उस पर होगा। मैंने लिखा भी है अखबारों में, कई बार न्यायपालिका पर मैंने लिखा है कि उसमें उसका और उसमें सुधार की गुंजाइश। बड़े बड़े उसके कमीशन बन चुके हैं, भारत सरकार भी कहती है, खुद प्रमुख न्यायाधीश भी कहते हैं कि हमें इस न्याय व्यवस्था को, उसकी गरिमा को बनाना, उसके अनुशासन को बनाना, उसकी सीमाओं को बढ़ाना और लोकतंत्र में उसका एक अपना महत्व है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद है, एक सरकार है, न्यायपालिका है, यही तो एक पूरा तंत्र है ना। आप उससे चलता है, सब एक दूसरे को संतुलन भी करते हैं। बल्कि कई बार न्यायपालिका जब थोड़ा एक्सट्रीम कम जिसको कह सकते हैं कि वो भी अपना एक लाइन लेती है तो भी कई बार हम जैसे लोग भी कहते हैं कि भाई वो खुद सरकार न बन जाए। न सरकार जुडिशरी का काम कर सकती है, न जुडिशरी सरकार का काम कर सकती। सरकार के माने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम सरकार करे, संसद करे, न्यायपालिका करे, चुनाव आयोग करे, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं वो सब करें। लेकिन इस तरह के जो आपत्ति की गई है वो माने वो कहने को कह दिया गया कि भड़का, अच्छा ये सही है। अब जब कहीं प्रतिपक्ष के नेता हों और वो भी बड़े वकील हों तो जब यदि यज्ञ की आहुति दिखने लगे, कहीं पर आग चिंगारी भी दिखाई दे तो वो क्यों नहीं एक्टिव होंगे। इसीलिए अदालत में श्रीमान पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल, वरिष्ठ सांसद अभिषेक बनु सिंघवी, दोनों अदालत सुप्रीम कोर्ट में सामने पहुंच गए।
उन्होंने तो और भी तर्क दिए, देखिए ये घोर अपमान है। मैंने वो अलग बात है कि कपिल सिब्बल और सिंघवी को कांग्रेस के नेताओं के रूप में जो आरोप सहना पड़ते हैं, जो आरोप उन पर लगते रहे हैं, कई बार सिंघवी साहब की तो जो है कह सकते हैं कि उनको कुछ समय के लिए अपना कानूनी काम करने के लिए भी रुकना पड़ा था, कुछ ऐसे गंभीर आरोपों के कारण। ऐसी स्थिति में उन पर जो आरोप है वो अपनी जगह है, लेकिन जब ऐसा आरोप आ गया जिसमें पूरी न्याय प्रणाली पर गंभीर आरोप हो गया, तो उनका सामने आना स्वाभाविक है। उन्होंने तो तुरंत कह दिया कि साहब देखिए, इन्होंने और राजनीतिक व्यवस्था पर तो कुछ लिखा नहीं, इन्होंने सत्ता पर तो कुछ किया नहीं, ये जो कुछ न्याय प्रणाली वो सबको दोषी बना दिया है और इसको भ्रष्टाचार बता दिया। नेचुरली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट जो जजेस पहुंचे हैं, मेरा भी मानना है, मैंने कल भी जो कार्यक्रम किए, 2 दिनों में जो भी किया, चाहे किसी भी मामले में किया, न्यायपालिका सर्वोच्च है। जब तक उनके संविधान में जो अधिकार उनको है और जो संविधान भारत में और भारत के कानून की पुस्तकें हैं, उसके आधार पर जो वो काम करते हैं, चाहे उन्होंने मंदिर के लिए फैसला दिया हो, चाहे और किसी और मुद्दे पर दिया हो, इन 70 के मामले में भी अदालत आया है, कई बार लोगों की नेताओं की, अरविंद केजरीवाल से लेके हेमंत सोरेन की जमानतों का मामला आया हो, रातों रात किसी फैसले करने को आया हो, तो फैसले को लेकर के हमने भी कई बार उस तरह के प्रश्न उठाए हैं। न्यायपालिका में गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार को लेकर के चर्चा कर सकते हैं आप कि नीचे की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए, लेकिन न्याय व्यवस्था ही, न्यायपालिका ही भ्रष्टाचार से भरा है, ऐसा पढ़ाया जाएगा क्या? इसलिए ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और ये इस बात को साबित करता है कि हमारे यहाँ सिलेबस की इस तरह की जो कमेटीज है, कई बार मेरे जैसे व्यक्ति को भी पुस्तकें कौन सी आए इसके लिए भी कमेटी में रखा गया है। इस सरकार पहले भी उस पर रहा है। कई बार मैं ऐसे संस्थानों में रहा हूं जहां एक संपादक के नाते, पत्रकार के नाते, लेखक के नाते, लेकिन ऐसी बैठक औपचारिक होती कई बार तो पता ही नहीं चलता है, और जब होता है तो उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं वो परामर्श करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनमें इस पाठ्यक्रम को, इस तरह के अध्याय को रखने का जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जांच की जानी चाहिए, इसलिए उनका केस को हम बंद नहीं कर रहे हैं। पता लगाना चाहिए कि कौन जिम्मेदार कल्प्रिट, किसने लिखा, किसने उसको अधिकृत किया, किसने उसके बाद उसको 8th के सिलेबस में रखा, 8th के पुस्तक में उसका किया, उसके कहा उसको स्वीकृति दी और ये तो सरकार का संस्थान है। यदि कोई पुस्तक तैयार होती है तो ऐसा तो नहीं कि लिखा, मेरी मर्जी आया, मैंने लिखा और छाप करके दे दिया। उसमें प्रिंटर का नाम होता है, पब्लिशर का नाम होता है, संपादक का नाम होता है। यदि आप पोस्टर भी निकालते हैं, भारत का कानून है। और मैं इसलिए फिर से ये बात कहूंगा, डायरेक्टर को तो कहा गया सवाल जवाब, वो अच्छा, कल जिस तरह का स्टेटमेंट आया, नहीं, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था, हम व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे थे। ये सफाई भी ऐसी दी है जिसपे माफी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस बात से नाराज हैं कि भाई तुम क्षमा भी नहीं ठीक से नहीं मांग रहे हो, उसके बाद भी माफ कर देंगे जरूरी नहीं है। अदालत में कोई कहते साहब मैंने खून किया, खून किया, मैंने माफ कर दीजिए, मुझे जान से मत मारिए, मुझे मृत्युदंड मत दिए, सजा मत दिए, तो क्या मान लेगा कोर्ट? माफी ही अपराध को खत्म नहीं करती। यदि इनके अपराध को करेगी तो किसी को मैंने कोई चीज प्रकाशित की है तो अदालत कहेगी, मैं भी कहूंगा साहब मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने माफ कर दिया। कई बार ठीक है, क्षमा करने पर मानहानि के प्रकरण में तो हो जाता है। किसी ऐसे अपराध में जो अनजाने में हुआ हो, किसी के किशोर वय का कोई बालक हो, किसी लड़की से हुआ हो, कोई ऐसा अपराध जिसे अदालत ये मान ले कि इसने बहुत ही, इसका उद्देश्य नहीं था, इसने गलती से हुआ या अपने बचाव में किया गया है, तो कई बार गंभीर से गंभीर ऐसे स्थिति होने पर भी, और यह अपराध जिसको श्रेणी में आता हो, अदालत यदि कन्विंस हो जाए कि नहीं इसका कहीं ऐसा नहीं था, इसके पर्याप्त कारण थे जिसके कारण इसको हत्या जैसी स्थिति के लिए मजबूर होना पड़ा, तो माफ कर सकती है। यहां तो यह है कि आपने कई स्टेज से पास किया गया है। एनसीईआरटी ने कोई अकेले किताब छाप नहीं दिया है, किससे लिखवाया गया, किसने पूरे सोशल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस की उस किताब को तैयार किया गया, कौन उसके संपादक थे, कौन सी कमेटी थी जिसने उनको अधिकृत किया, किस न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार के लिए उनके पास क्या आधार था, उसका आकलन किसने किया, उसको तोला जाता, कहते तोलते हैं, पैसा दिया गया, पैसा लिया जाए, हर जुर्माना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए इतने करोड़ का सुप्रीम कोर्ट के अपमान करने का जुर्माना एनसीईआरटी भरेगी या वो जो व्यक्ति भरेगा या जो जिम्मेदार है उनको सजा दी जाएगी। ये अपराध की श्रेणी में है। न्यायपालिका का अपमान जुडिशरी का कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट।
न्यायपालिका के फैसले पर आप कर सकते हैं, लेकिन उनके इंटेंशन पर और उनकी पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट नहीं कह सकते। ये कानून कहता है। इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं तो आभार व्यक्त करता हूं जिन अखबार ने इसको छापा, इस मामले को चैनल्स ने, मीडिया ने उसको उठाला और सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस लिया। संतोष कह सकते हैं कि भाई एनसीईआरटी ने माफी मांग ली और विड्रॉ कर लिया है, तोप चला करके आगे हम पीछे हट गए हैं। लेकिन आपने एक ऐसा तो है, सरकार की नाराजगी संभव है, नेताओं की नाराजगी संभव है। मैं तो कह रहा हूं कि हाँ हो सकता है, लेकिन क्या इसके लिए आप अपराध करके न्यायपालिका को, मैं नहीं मानता कि कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह या जो कानून मंत्री हैं वो इस बारे में कहते होंगे ऐसा होना चाहिए। उनकी अपनी आपत्तियां हो सकती है कि साहब न्याय करिए, हमारी एक जो सीमाएं हैं, लक्ष्मण रेखा न्यायपालिका पार न करे, हम भी नहीं पार करें, हम न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप आदेश जारी कर देंगे कल ये ऐसा हो जाएगा तो नहीं हो पाता ना। तो वो अलग बात है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार के हाथ में होगा। संसद कानून को बदल सकती है, संसद कानून बना सकती है, बदल भी सकती है, और अदालत फिर उसको रोक सकती है। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में अभी भी झुकने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं हम ही फैसला करेंगे न्यायाधीश कौन होगा। सरकार चाहती है कि हमारा भी उसमें होना चाहिए, वो उस पर मैं समर्थन करता हूं कि अपने आप वही फैसला करेंगे, ठीक नहीं है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में मेरा निष्कर्ष यही है कि ये बहुत गंभीर मामला है और सुप्रीम कोर्ट आगे चलाएगा। इसमें पूरी जांच होकर के ही जो भी दोषी है उन पर कठोर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। HSI में ही विराम देते हैं। HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।